नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन की कार्यवाही पुराने संसद में होगी, वहीं 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नई ड्रेस पहनेंगे। इस ड्रेस में नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट को शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स बंद गले के सूट की जगह मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे। उनकी शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग में होगी। ये यूनिफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। दोनों सदनों में मार्शलों की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है। अब वो मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। इसके अलावा संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदली जाएगी। सफारी सूट की जगह उन्हें सेना की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी। 18 सितंबर को शुरू होने वाला संसद का विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू होगा और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक दिन बाद नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगा। इस भवन का इनॉग्रेशन इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चीन से इंपोर्ट होने वाली स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने सरकार से चीनी स्टील विकल्प पर $613 करीब 50,867 रुपए प्रति टन लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की जानकारी दी है। सरकार के फैसले से डोमेस्टिक कंपनियों के नुकसान होने की आशंका कम हो जाएगी। उसके पहले 13 दिसंबर 2018 को चीन के इन प्रोडक्ट्स पर भारत ने 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई थी, जिसे अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के इस फैसले पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि चीन काफी समय से डंपिंग प्राइस यानी लागत से कम कीमतों पर भारत को स्टील बेचता रहा है। इसी महीने 4 सितंबर को स्टील सेक्रेटरी नरेंद्र नाथ सिंह ने कहा था कि भारत चीन के स्टील डंपिंग की निगरानी काफी समय से कर रहा था। अप्रैल-जुलाई क्वार्टर के दौरान साउथ कोरिया के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर रहा है। चीन ने इस दौरान 6 लाख टन स्टील भारत को बेचा है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। इस दौरान भारत ने चीन से 20 लाख टन फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट किया है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिछले 10 साल से जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 12 सितंबर को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सजा के निलंबन के लिए आसाराम हाईकोर्ट जा सकता है। आसाराम लोअर कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में अब तक 16 बार जमानत के लिए प्रयास कर चुका है। उसे सिर्फ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रकरण में ही एक बार जमानत मिली है। उसने भी वो जेल से बाहर नहीं आ सका। राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट से जमानत लेने में असफल रहा आसाराम अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगा है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट मामले में आसाराम को जमानत मिली। इसके बाद पॉक्सो एक्ट के मामले में भी जमानत लेने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के खिलाफ उनकी अपील पर शीघ्र सुनवाई नहीं की जाती तो आसाराम सजा के निलंबन के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को G20 समिट की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस पर तुर्की ने आपत्ति जाहिर की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा कि उनके बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्की से होकर गुजरना ही होगा। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्य को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में मंगलवार दोपहर से बारिश हो रही है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सोमवार रात तेज पानी गिरा। जबलपुर, सागर समेत
11 जिलों में भी बारिश हुई। 15 सितंबर से तेज से भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रह सकता है। भोपाल में होने वाली बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की तारीखों में भारी बारिश के अलर्ट की वजह से बदलाव हुआ है। अब श्री हनुमंत कथा 26, 27 और 28 सितंबर को होगी। पहले इसे 14 से 19 सितंबर तक होना था। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से ट्यूफ लाइन गुजर रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हुई। अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश में थोड़ी कमी आएगी। 13 और 14 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर एरिया एक्टिव होगा। इससे 15 से 21 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही देखते रहिए युग चैनल।